देख आज हम लोग जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है, कल जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख लिए थे, तो आप लोग हेडिंग दीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ना, कि हिमांक किसको बोला जाता है, तब इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता देंगे आप लोग को। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का द लेटेस्ट डिफिनेशन जो होता है, ठीक ना, कि वह ताप, क्या चीज, वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प ठोस अवस्था के वाष्प पे क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या होता है, बराबर हो जाता है। वह ताप आपका जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए यानी वाष्प दाब का अगर बात करें तो कोई लिक्विड अगर है, ठीक ना, लिक्विड स्टेट में है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे उसका वाष्प दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब फिर उसका सॉलिड का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वाष्प दाब होगा। ठीक है, सॉलिड का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। तो जिस यानी ताप पर लिक्विड स्टेट का यानी द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वह ताप क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग को देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में यानी हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब क्या होता है, कमी। क्या होता है, कमी। तो यह हिमांक में कमी कैसे होगा, तो जब आपका प्योर सॉल्वेंट में, क्या चीज, प्योर सॉल्वेंट में, शुद्ध विलायक में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला जाए। क्या किया जाए, नॉन वोलाटाइल यानी अवाष्पशील विलेय अगर डाला जाए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ आ गया, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए, ठीक ना, बर्फ फैक्ट्री में जाइएगा, ठीक ना, आइसक्रीम जहाँ बनता है, ठीक ना, तो आप लोग देखिएगा कि साचा में जो है पानी भर के रखा जाता है। ठीक ना, साचा में पानी भर के रखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक हौदा बना रहता है, उस हौदा में साचा को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग केयर करिएगा कि साचा वाला पानी जो है ना जम जाता है। ठीक है, और इसके बाद हौदा वाला पानी नहीं जमता है। ऐसा आप लोग कभी भी आइसक्रीम फैक्ट्री में जाकर देखिएगा, आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों फ्रिज और टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन आपका जो है सचा वाला पानी क्या हो गया, जम गया, लेकिन जो हौदा वाला पानी है वो नहीं जमा। क्यों नहीं जमा, तो वही कारण है कि जो हौदा में पानी है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं। क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल यानी अवाष्पित सॉल्यूट डाला जाता है। ठीक है, जैसे आपका नमक हो गया, ठीक ना, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब डालकर उस वाटर का वेपर प्रेशर हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक ना, तो अब देखिए यानी आपका चीनी महंगे है, ठीक है कि नहीं, यूरिया भी महंगा है। ठीक है, तो यह सब महंगा होने के बावजूद, ठीक ना, आपका नमक क्या है, सस्ता है। तो अब जो है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नमक डालते हैं। ठीक है, और नमक जो होता है ना 1 किलो डालेंगे तो 2 किलो यानी कहने का मतलब नमक के बराबर काम करेगा। ठीक है, इसलिए कि वो डबल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान बढ़ाता है। तो यह ध्यान देना है कि हौदा में जो है यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है हौदा के पानी का। और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। उसमें आ गया। तो ये और साचा वाला जो होता है ना, जो पानी होता है उसमें नमक नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपना जो रहेगा रहेगा। ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यानी प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला जाए तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर कम होगा तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आइसक्रीम खाए होंगे तो आप लोग का यानी आइसक्रीम हल्का हल्का नमकीन जैसा लगता होगा। ठीक है, टेस्ट में हल्का नवा जैसा, तो वही यानी कारण है कि उसमें का हल्का फुल्का अगर वेपर आ गया होगा तो नमकीन लगता है, नमक जैसा थोड़ा बहुत, ठीक है, नुनछा लगता है। ठीक है, तो यही वजह है कि आपका जो है जब आइसक्रीम हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो हौदा में जो है यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। और सांचा वाला पानी में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब अगर सांचा वाला पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर जम रहा है, ठीक ना, तो हौदा वाला पानी सीधे आपका -10 -20 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर डाउन होगा तो सांचा वाला जम जाएगा और हौदा वाला पानी नहीं जमेगा, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया है, -10 हो गया, -20 हो गया, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। ठीक है,
तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अब इसमें जो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए, ठीक ना। तो जब डालेंगे तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, -10 डिग्री सेल्सियस। समझ में गया। तो अब जो है यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाले तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यानी प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में गया। तो कितना का डिप्रेशन हुआ, डेल्टा टीएफ का अगर बात किया जाए तो अब देखिए यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब निकालते हैं तो अब फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है कि सॉल्यूशन का, वाटर का, इसलिए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0, और सॉल्यूशन का कितना हो गया, -10, कितना हो गया, -10। यानी कि वाटर में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का कितना हो गया, -10, ठीक है। और यह क्या है, 0। तो यानी कहने का माइनस से 0 क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा, ठीक ना। तो यह ध्यान देना है कि आपका जो है सॉल्वेंट का यानी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ गया। तो कभी भी हम लोग अगर घटाएंगे तो ज्यादा से कम घटाते हैं। तो अब देखिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कहने का मतलब क्या है, मतलब टीएफ ले लिए, क्या ले लिए, टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और इसके बाद माइनस क्या करेंगे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ डैश, ठीक है। तो अब आपका वाटर का कितना है, 0, और इसका कितना है, -10, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, 10, ठीक ना। तो इसी को यानी कहने का मतलब जो हिमांक में कमी आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रहा है, उसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अवनमन माने कमी होता है, अवनमन माने क्या होता है, कमी, और उन्नयन माने क्या होता है, वृद्धि, क्या होता है, वृद्धि। क्लियर हो गया। चलिए लिख लीजिए, लिखिए। वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब, द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है, ठीक है। चलिए अब नीचे लिख लीजिए, स्टार्ट देखिए। किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः उसका हिमांक भी कम हो जाता है। इस प्रकार विलायक एवं विलयन के हिमांकों के अंतर को
हिमांकों के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए हिमांक में अवनमन का, ठीक ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देखिए क्या करेंगे, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। ठीक ना, तो आप देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीएफ से भी लिख देते हैं, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक ना, द डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ माइनस टीएफ डैश, यह हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डेल्टा टीएफ जो हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, आप लोग को अच्छा रहेगा। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, टीएफ जो हो गया, ठीक है, विलायक का हिमांक, इसके बाद टीएफ डैश का अगर बात किया जाए तो यह आपका हो गया बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक। कोई दिक्कत? चले अब इसको ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, लिखिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, ठीक ना, ग्राफ का, तो ये आप लोग देख लीजिए ध्यान से। देखिए इधर आपका वेपर प्रेशर हो गया और इधर आपका जो है टेम्परेचर हो गया। क्या हो गया? टेम्परेचर। ठीक है, देखिए अब जो है यहाँ पर अगर बात किया जाए तो प्योर सॉल्वेंट, ठीक ना, प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका यह हुआ, ठीक है, लिक्विड स्टेट में, ठीक ना। अब जब सॉलिड स्टेट में बदलना होगा तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो यह आपका जो है ना, यानी लिक्विड स्टेट में है। किसमें है? लिक्विड स्टेट में, यानी कि द्रव अवस्था हो गया। ठीक है, अब यह जो है ना आपका किसका है? प्योर सॉल्वेंट। यह आपका हो गया प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड स्टेट में प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ हो गया। यानी कहने का मतलब शुरू में इतना वेपर प्रेशर था, टेम्परेचर कम करते इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? यह हो गया। ठीक है, यह आपका सॉल्वेंट का हो गया। ठीक है, अब देखिए जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वह सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। चलिए, यह आपका जो हो गया लिक्विड स्टेट है, किसका? सॉल्यूशन का। किसका है? सॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखिए यानी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर का अगर बात किया जाए ठोस अवस्था का, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? वेपर होगा। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ जब वेपर होगा चले, तो आप देखिए यहां पर अगर बात किया जाए, है ना, यह सॉलिड स्टेट का हो गया वेपर प्रेशर, किसका हो गया? सॉलिड स्टेट का। तो अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक ना, कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी कहने का मतलब यह हुआ। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर क्या चीज? इस टेम्परेचर पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है कि यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। क्या हो रहा है? बराबर। ठीक है,
यानी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा और लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। तो इधर से लिक्विड क्या हो रहा है, घटते आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो है लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर, इधर क्या है, ये वेपर प्रेशर नहीं है, यह आपका तो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और इधर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यह आपका जो है क्या कहलाएगा, यानी कि इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट यानी टीएफ हो गया। क्या हो गया, टीएफ हो गया। इसमें आ गया। तो यह आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए तो इस टेम्परेचर पर, ठीक ना, यानी इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए, वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये आपका हो गया कि नहीं। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का यानी कहने का मतलब वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यह पॉइंट आपका जो है ये सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यह आपका जो हो गया टीएफ गैस हो गया। इसमें आ गया। तो अब देखिए यानी कहने सॉल्वेंट का यह क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, और यह आपका किसका हो गया, सॉल्यूशन का। तो अब इन दोनों में जो अंतर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ हो गया। क्लियर हो गया। चलिए इस ग्राफ को बनाइए आप लोग। ये एटॉमिक मास कहाँ लिखेंगे, इसको पहले लिखना था ना, इसको ऊपर वाले को एलिमेंट या सिंबल और एटॉमिक मास को लिखना है, ठीक है। ऐसे लाइन पतले खींच लो इसके बगल में। हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी राउत साहब ने बताया था, ठीक है। तो राउत साहब ने यह बताया था, ठीक है, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन जो होता है विलयन के मूललता के समानुपाती होता है। क्लियर है। यानी कि डिप्रेस जो यानी कि स्टेटमेंट आपका वहाँ था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वही स्टेटमेंट यहाँ भी है, ठीक ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी हम लोग देखे थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था विलयन के यानी सॉल्यूशन के मोलालिटी का क्या था, समानुपाती था। यहाँ पर भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वह यानी कि विलयन के मोलालिटी के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्लियर है। चलिए लिखिए एक लाइन लिखिए। राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन राउल्ट के नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होती है। विलयन की मोललता के समानुपाती होती है, ठीक है। हो गया। चले देखिए, तो अब देखिए यानी कहने का मतलब आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ कैसा होगा, मोलालिटी के समानुपाती होगा। क्लियर है। तो आप देखिए
प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, Kf लगेगा इनटू m, ठीक है। तो Kf यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो है Kf को हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक ना। यानी हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको जो है मोलर अवनमन स्थिरांक यह कहा जाता है। मोलर अवनमन स्थिरांक, क्लियर है। चले आप देखिए, यदि आपका जो है मोलालिटी 1 हो जाए, क्या हो जाए 1, यानी m बराबर 1 हो जाए, तो यह आपका डेल्टा Tf यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट Tf के क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यह ये भी कह सकते हैं कि जब सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाए, ठीक ना, तो आपका जो है यानी 1 हो जाए, ठीक ना, तो जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा यानी जितना हिमांक में अवनमन होगा वो मोलर अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो जो भी डेल्टा Tf आएगा और Tf के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तब मोलालिटी 1 कब होगा ये हम बताए थे आप लोग को कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट अगर डाला जाए, ठीक है, तो जितना आपका फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगा यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वह आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया? चलिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हेडिंग देके इसको डिफाइन कर लीजिए कि ना। मोलर अवनमन स्थिरांक इसको बोला जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक ना। चलिए लिख लीजिए। हो गया? चलिए, किसी विलायक का किसी विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक किसी विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक किसी विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक उसके हिमांक अवनमन के बराबर होता है। उसके हिमांक अवनमन के बराबर होता है जब एक मोल विलेय पदार्थ 1000 ग्राम विलायक में घुला हो। क्लियर है? चलिए देखें। अब देखिए यूनिट ऑफ यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की ना। यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी Kf का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देखें डेल्टा Tf बराबर Kf इंटू m, क्लियर है। तो अब देखिए Kf का अगर बात किया जाए तो डेल्टा Tf अपॉन में m यह हो जाएगा। तो Tf यानी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है यानी टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। और इसके बाद मोलालिटी का मोल पर केजी यह होता है, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं केल्विन केजी ऊपर चला जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, क्लियर है। या ये भी हो सकता है, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक ना।
यह केल्विन हो गया। अब देखिए मोलालिटी यानी कहने का मतलब जब ऊपर लिखा जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो केल्विन मोलालिटी इनवर्स, ए भी यूनिट बहुत जगह मिलेगा और ए भी मिलेगा, ठीक ना। चलिए लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यानी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के भी माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकाला जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of non volatile solid, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हर यानी लिक्विड का पीएफ का वैल्यू जो होता है ना अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखिए कि ना डेल्टा टीएफ का अगर बात किया जाए तो टीएफ इंटू एम यही होता है। तो अब कुछ नहीं करना है, मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए कि ना डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटा में एम ए इंटू डब्ल्यू बी। क्लियर है? आ गया आपका, बहुत सिंपल हो गया, यही फॉर्मूला से आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो डेल्टा टीएफ पहचानी गए, टीएफ पहचानी गए, ठीक ना। और डब्ल्यू ए कल बता ही दिए थे कि वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का भार है, ठीक ना। एम ए जो हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू बी जो है, ठीक ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट विलाय का भार है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। चलिए अब इस पे एक दो तो आप लोग क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिए। और इसके बाद एक दिन जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे हम लोग ना, तो उस पर जो है 10-15 क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड बढ़िया देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए था आप लोग। जल के 200 ग्राम में घुले, लिखते जाएगा आप लोग। जल के 200 ग्राम में घुलित एक अवाष्पशील विलेय के 18 ग्राम रखने वाले विलयन का हिमांक 0.93 घट जाता है, ठीक है। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ पर जल में घुल रहा है, जल का KF का वैल्यू दिया रहता है, ठीक ना। KF का वैल्यू दिया रहता है, चाहे एक दो तो आप लोग याद कर लीजिएगा KF का, ठीक ना। तो जल के लिए KF का वैल्यू होता है 1.86 केल्विन पर मोलालिटी, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग एक बार प्रयास कीजिए, फिर हम जो है बता दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। देखिए, जल के 200 ग्राम यानी सॉल्वेंट का मास 200 ग्राम दिया है। अब इसमें एक और सेल घुल रहा है जिसका वेट कितना है, 18 ग्राम है, फिर बिलियन का हिमांक 0.93 घट जाता है, यानी बिलियन का हिमांक घट रहा है, यानी कहने का मतलब आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, हिमांक का अनुमान कितना 0.93। अब देखिए, बिलियन का हिमांक नहीं दिया है, बिलियन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है, यानी बिलियन के यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितना हो रहा है, समझ आ रहा है, यह ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं बिलियन का फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया रहता है, ठीक ना, तो डायरेक्ट लिखा रहा है बिलियन का हिमांक कितना है, ठीक ना, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बिलियन का हिमांक 0.93 घट जा रहा है। घट जा रहा है मतलब क्या, अवनमन हो रहा है, इसमें आ गया। तो आपका यानी कि हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया कितना, 0.93, क्लियर है। अब देखिए, जो जो दिया आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। तो डेल्टा TF आपका दे दिया है, यानी हिमांक में डेल्टा TF से इंडिकेट करते हैं, तो 0.93, क्लियर है। आप देखिए, आगे अगर बात किया जाए तो सॉल्यूट का वेट दिया है, यानी विलय का भार दिया है 18 ग्राम, क्लियर है। इसके बाद सॉल्वेंट का भी मास दिया है, WB कितना 200 ग्राम, और वाटर के लिए KF का भी मान दिया है कितना 1.86। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए देखिए, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA/1000 अपॉन में M में इंटू कितना WB, यही होता है सॉल्वेंट का मास, ठीक ना। अब देखिए, अब यानी कहने का मतलब विलय का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, M में पूछ रहा है, ठीक ना, निकल जाएगा। तो डेल्टा TF कितना है, हिमांक में अवनमन आपका 0। देखिए, हिमांक घट जाता है, यानी घट जा रहा है मतलब क्या, हिमांक में अवनमन आपका दे दिया है। घट जा रहा है मतलब क्या, हिमांक में कितना कमी हो रहा है, कमी को नहीं अवनमन कहते हैं, क्या कहते हैं, अवनमन, क्लियर है। तो यह ध्यान दीजिए, बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक यानी बिलियन का फ्रीजिंग पॉइंट इस तरह से देगा, ठीक है। आइया कहे कि बिलियन का हिमांक कितना घट जा रहा है, यानी कि हिमांक में अवनमन हो जा रहा है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक ना। तो बहुत बारीकी से ध्यान देना है, ये जो बात पकड़ लेगा लड़का, क्वेश्चन इजीली बना देगा, बहुत टफ नहीं होता है, कंसेप्ट इसका टफ होता है, और कंसेप्ट जो समझ गया मतलब समझिए सब कुछ समझ गया, क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से बना लेगा, ठीक है। अब देखिए, KF का मान जो 1.86, WA आपका दिया है कितना 18 इंटू 1000, यह जो है निकालना है। इसके बाद WB कितना है 200, क्लियर है। कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, यह जो है 9 बार में कट गया। A में बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 1.86 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.93, दशमलव हटा दीजिए, 100 हो गया। तो 93 दूना 186, 2 बार में कट गया ना, यह कट गया। अच्छा, ये भी तो दशमलव है ना 0.93, ये भी दशमलव क्या करेगा, हट जाएगा, तो इधर भी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है 2 बार में कट गया, 100 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा 90 I इंटू 2, तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180, यानी मोलर मास 180 आ गया, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए। अब जो है एक क्वेश्चन और आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है।
बनाइए। चलिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे हैं ना, तब इसके बाद छुट्टी कर दिया जाएगा आप लोग का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत अनपघट्य विद्युत अनपघट्य घटे के 1.25 ग्राम का जल के 20 ग्राम में विलयन 271.94 केल्विन पर जम जाता है, केल्विन पर जम जाता है। विलय के आणविक द्रव्यमान, विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। जल के लिए Kf का मान दिया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये भी यूनिट होता है, ठीक ना। चलिए बनाइए। विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है जिसका वेट 1.25 ग्राम है, ठीक ना। इसके बाद सॉल्वेंट का मास दिया है, सॉल्वेंट यहाँ पर जल है 20 ग्राम है, ठीक ना, और विलयन 271.94 केल्विन पर जम जाता है, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, क्या दिया है, विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है, यह ध्यान दीजिएगा। विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। थोड़ा सा एक टाइम ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका जो है यानी कि सॉल्यूट का मास दिया है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उसका यानी WA कितना है 1.25 ग्राम, यह हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए सॉल्वेंट का मास कितना 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम, क्लियर है। Kf का वैल्यू दिया है। अब देखिए यहाँ पर ना विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है TF डैश कितना 271.94, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विलयन जम जाता है, जम जाने मतलब का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 271.94। अब ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है वाटर का, तो अब देखिए कुछ चीजें जो है आप लोग को पहले से पता है, ठीक ना, पहले से पता है इसलिए वह नहीं दिया है। तो जो चीज आपको पता रहता है ना तो क्वेश्चन में नहीं देता, अपने से आपको उसको क्या करना है लिख लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यानी कहने का मतलब कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, जल है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदल दीजिए क्योंकि यहाँ पर केल्विन में दिया है,
सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट किसमें दिया है, केल्विन में। तो वाटर का भी फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में रख लीजिए। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन। यह हो गया, क्लियर है। चले 273 केल्विन हो गया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको नहीं पता दिया है तो निकाल लेंगे। तो देखिए डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, टीएफ माइनस टीएफ डैश, यही होता है। डेल्टा टीएफ निकालना होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा लेंगे। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 273, ठीक है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271.94 घटा लीजिए। घटा के जो आएगा, ठीक ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 273 माइनस 271.94। तो यह 6 हो गया। आया कितना हो जाएगा 1, आया आपका 2 में घटा 1, ठीक ना, 0 0। तो अब जो है यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1.16, ये आपका आ गया 1.16, ठीक ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 1.16। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ इंटू क्या, डब्ल्यू ए इंटू 1000, मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एम ए इंटू डब्ल्यू बी, क्लियर है। तो टीएफ जो हो गया आपका दिया हुआ 1.86, डेल्टा टीएफ का मान आ गया 1.16 इंटू डब्ल्यू ए कितना, सॉल्यूट का मास दिया है 1.25 इंटू 1000, ठीक ना, और एम ए जो है निकालना है, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है निकालना है, और डब्ल्यू भी कितना है 20 है। सॉल्व कर दीजिए, एकदम इजीली कट जाएगा सब, ठीक ना। देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 2 से यह कटा दीजिए, ठीक ना, 0.93 हो जाएगा, कट गया। अब एम ए बराबर जो हो जाएगा, इसको इधर ले उसको उधर ले जाइए, तो 0.93 इंटू 1.25 इंटू 100, ठीक ना, अपॉन में 100 हो गया, अपॉन में 1.16, क्लियर है। चले देखें, यह जो कट जाएगा, डेसिमल डेसिमल कट गया। अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए 4 से, यह कट जाएगा, ठीक ना, 4 से कट जाएगा, तो 25 चौके 100, ऐसा हम करते हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर देते हैं, बाद वही करना पड़ेगा, ठीक ना। चार 25 वही लफड़ा रहेगा, छोड़ दीजिए इसको, कटाइए मत, इसको 100 ही रहने दीजिए, ठीक ना। डेसिमल डेसिमल उड़ गया, यह डेसिमल हटा दीजिए, 100 हो गया, ठीक ना। तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 125 में 93 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, यह हो गया 45, 9 दूना 18 4 22, क्लियर है। 2 हो गया, 9 एकम 9 9 2 11, 5 7 3 10 2 12, 3 2 5 1 6, 11,625, यह हो गया, हो गया। अब जो 116 से डिवाइड कर दीजिए, 116 से जब डिवाइड करिएगा, क्या कर एक बार में जाएगा 116, कैंसिल हो गया, ठीक ना, 2 उतरा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर जो है 5, फिर 0, ठीक ना, फिर यानी कहने का मतलब नहीं जाएगा, दशमलव, फिर 0, ठीक है। तो यह आपका जो हो गया कितना है, 16 दूना 132, 100.2, यह आ जाएगा 100. आ गया मोलर मास। चलिए लिख लीजिए, चलिए इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं फिर से, ठीक ना। देखिए आपका भी यानी से यहाँ तक तो क्लियर है। डेल्टा टीएफ निकालना है तो 271.94 है, ठीक ना, दिया हुआ क्वेश्चन में। तो 1.16 आ गया, ठीक है, घटा दिए थे तो 10 में ले 4 गए 6, 9 में ले 9
अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, 0 हो जाएगा ना। 10 मिले 4 घटा 6, तो ये 9 बचा ना, 9 मिले 9 गया 0, और यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 मिले घटा 1.06, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं 1.06, इसको सुधार लेते हैं, ठीक है। अब 1.86, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 0.93 यह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 1.06 कर दीजिए, ठीक है। तो डेसिमल डेसिमल उड़ गया, यहाँ 0.93 घटा इस दशमलव हटा दिए, यह हो गया 93,125 हो ही गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 106 यह हो जाएगा, ठीक है। तो 106 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 में से 6 घटा 0, और 1 में 0 घटेगा 1, ठीक है। 10 में ऊपर से उतरा 0, ठीक है, नहीं जाएगा, फिर 0, 5 उतरा, ठीक है। तो आप देखिए 116 9 बार में जाएगा, यह आएगा। थोड़ा सा पॉइंट में मिस किया, देखिए आंसर कितना भाग गया, 9 पॉइंट, चलिए इतना आएगा, ठीक ना। यानी समस्या 109 पॉइंट कुछ आएगा, तो पॉइंट दो अपने से लिखते हैं, 109 लेकिन आएगा, ठीक ना। तो यह आपका जो क्वेश्चन था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का था, क्लियर है। तो आज यहीं तक, कल हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक ना। तो आप लोग यह 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बता चुके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों को अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो बार बार देता है, इसलिए एकदम कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन भी देता है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेगा, कोई दिक्कत। थैंक यू।